नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे विशाल अरोड़ा जी के साथ। वैसे तो इनको परिचय का कोई मोहताज नहीं है और भारतीय विद्या भवन में एक बहुत कम एज में जिनको हमने देखा है इतने लंबे लेवल पर जाते हुए और काफी चीजों में एक अपनी सिद्धता हासिल करते हुए, तो विशाल जी को कोई परिचय मैं देना यहाँ इतना बड़ा नहीं समझता। लेकिन मैं सर से ये निवेदन करूंगा कि सर जरूर अपने बारे में जो उनकी ज्योतिषीय यात्रा है वो हमें जरूर बताएं, और फिर हम उस पर आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा प्रोफेशन। प्रोफेशन वैसे तो बहुत एक वाइड एरिया है जिसमें कहा जाता है कि प्रोफेशन का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जैसा कि हम अपने शास्त्रों में पढ़ते आए हैं अभी तक, पुरातन काल से ही केवल चार प्रकार की जो पेशा है, खेती करना, व्यापार करना, वेश्यावृत्ति और भिक्षा मांगना, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन आज के टाइम में जो वर्तमान परिस्थिति है देश काल पात्र में, इतने प्रकार के व्यवसाय और इतने प्रकार के कार्य हमारे सामने हैं जिनकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, और नई नई इतनी चीजें सुनने को मिलती हैं जिनका कोई दायरा भी नहीं है। तो आज उन सब विषयों पर मैं विशाल अरोड़ा सर से ये चाहूंगा कि वो अपना प्रकाश डालें। उनके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है प्रोफेशन पढ़ाने का और प्रोफेशन के कनेक्ट करने का। वो व्यापारी भी हैं, वो प्रोफेसर भी हैं, वो अपना काम भी करते हैं, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैं सर से कहूंगा, सर जरूर अपनी ज्योतिषीय यात्रा के साथ साथ अपने बारे में भी कुछ बताइए। नमस्कार। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ज्योतिष की यात्रा जो शुरू हुई बचपन से ही शुरू हो गई थी मेरी। हमारे घर में शुरू से ही पुस्तकें अवेलेबल थी। मेरी जो बुआ जी थी वो पढ़ती रहती थी ज्योतिष। तो 10th के बाद ही मैंने ज्योतिष का, जो 3 महीने की उस समय छुट्टी होती थी 10th के बाद, तो उस समय ही ज्योतिष का सारा, जैसे भारतीय ज्योतिष, पराशर और शास्त्र, फल दीपिका, उस समय पढ़ डाला। तो उस समय समझ में नहीं थी क्यों पढ़ रहा हूँ। शायद पूर्व जन्म का कोई संस्कार रहा होगा, मालूम नहीं था क्यों पढ़ रहा हूँ। बुआ जी ने तो ज्यादा नहीं पढ़ा, उन्होंने छोड़ दिया लेकिन मेरे को कंटिन्यू करा मेरे लिए वो। तो एक मेरे मित्र थे, वो कहते थे तू इतना अच्छा ज्योतिष करता है, तू भारतीय विद्या भवन ज्वाइन क्यों नहीं कर लेता। मैंने कहा मेरे पास समय का अभाव है, मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने जबरदस्ती एक दिन, 99 की बात है, तो उन्होंने जबरदस्ती मेरा फॉर्म लाए, भरा, उन्होंने जमा कराया। उसके बाद से भारतीय विद्या भवन में ज्योतिष पढ़ने के बाद अपना ज्ञान अर्जन किया, और जब राव सर की शरण में आए तो ज्योतिष का विकास हुआ। उनके साथ रहकर ज्योतिष सीखने का जो सुअवसर हमें प्राप्त हुआ। उस समय, हमारे समय में क्या होता था, आज तो बहुत सारी रिसर्च क्लासेस हो गए। 2001 में हमने राव सर को ज्वाइन किया, तो उस समय सिर्फ एक ही रिसर्च क्लास होती थी और सैटरडे संडे दोनों दिन होती थी, सर लेते थे। तो हम दोनों ही दिन आकर सर के पास बैठ जाते थे और सर को ज्वाइन करने के बाद फिर घर पे चले जाते, वहाँ रिसर्च करते। सर ने हमें, जो व्यवसाय में मेरा रुझान जागा, सर ने हमें एक बार ही वाराणसी होरा करने के लिए दिया। तो उसके ऊपर हमने काम किया, मेहनत की, रिसर्च की, मैंने और मनोज कौशिक सर ने, दोनों ने मिलकर काफी रिसर्च की, और इतने अच्छे परिणाम निकले कि हमने उसे अपनी लाइफ में जोड़ दिया। होरा से आपके फाइनेंशियल स्टेटस को देखने के लिए काफी मदद मिलती है। उसे देखकर समझ में आया कि ज्योतिष में फाइनेंसेस और प्रोफेशन को कैसे देखा जा सकता है। तो हमने वाराणसी होरा के साथ साथ जो वाराणसी दशमांश है उसको भी यूज किया, और पुराने दशमांश जो हम यूज करते थे वो भी यूज किया। दोनों दशमांश और वाराणसी होरा के साथ प्रोफेशन में बहुत अच्छी अच्छी पकड़ मिलती गई। तो इसे पढ़ाने में भी मेरे को सबसे पहले यही मिल गया। 2010 से मैंने पढ़ाना शुरू किया। 2001 से लेकर 2010 तक हम राव सर के ही सानिध्य में रहे, उनसे सीखने को मिला, और उसके बाद उन्होंने हमें पढ़ाने के लिए आदेश दिया। तो तब से पढ़ा ही रहे हैं, 11 साल से अब तो हो गए। बस यही यात्रा है। लेकिन अभी ज्योतिष में ऐसा लगता है कि अभी 5% भी नहीं आता हम लोगों को। जैसे सर के साथ में रहते हैं तो वो हर बार एक नई चीज दे देते हैं, तो हमें लगता है एक और उंगली डाल दी उन्होंने तो इतना मुश्किल होता है, वो इतना समुद्र की तरह है वो। तो हमें हर बार एक नई चीज सीखने को मिलती है उनसे। सर हम लोगों के कुछ सवाल हैं जो बेसिकली, जैसे आपने बताया कि वाराणसी होरा पे आपने काम किया और हम्म। दसमांस पे आपने काम किया, तो हम लोग
जैसे सपोज कुछ लोग तो यहाँ हमारे साथ जुड़े होंगे जो बहुत बेसिक ज्योतिष जानते होंगे, एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे, कुछ लोग बहुत एडवांस जानते होंगे, कुछ लोग बहुत रेयर, मतलब बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज पे जो ज्योतिष के विद्यार्थी होंगे। तो मैं शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि शर्मा जी आप अपने विचार कुछ रखिए, और कुछ आपके मन में जो सवाल हैं डीएन शर्मा जी आप जरूर बताइए, और सर उनका बहुत सरल तरीके से आंसर करेंगे। सर बस आपसे एक निवेदन रहेगा कि इसमें सभी लोगों का एक समावेश रखें। टिपिकल तो ठीक है, कुछ लोग हमारे से ऊपर वाले भी हैं, कुछ हमारे से नीचे वाले भी हैं, लेकिन हमारे साथ तरुण जी हैं, तरुण रोडे जी ये है, हम भारतीय विद्या भवन के छात्र हैं, सब आपके सामने से निकले हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आपसे रहे हैं शामिल। तो मैं उस पर भी आपके कुछ विचार चाहूंगा। शर्मा जी आप अपनी बात रखें। थैंक यू राजदीप, थैंक यू तरुण एंड सर, बहुत बहुत प्रणाम। आज आपके साथ डिस्कशन करने का इस मीडिया पे एक मौका मिल रहा है। दिस इज हाईली प्रेशियस फॉर अस। और जैसे आपने शेयर किया राव साहब के साथ आपकी जर्नी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। तो सर, एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न, आपने हमें भी काफी इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, बताया है पास्ट में। थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन में शुरुआत करना चाहूंगा कि हाउ टू डिटरमाइन प्रोफेशन इन हॉरोस्कोप। मतलब प्रोफेशन में जॉब होगी, बिजनेस होगा, या आप जातक और किस तरह के प्रोफेशन में जाएगा। सबसे पहली चीज आदमी के दिमाग में एक सवाल आता है कि हॉरोस्कोप में डिटरमाइन कैसे करें कि प्रोफेशन क्या होगा। प्लीज जरा इसके बारे में देखो, सबसे पहले जो आपने प्रश्न पूछा ना कि नौकरी और अपना व्यवसाय, ये इसको ना फाइंड आउट करना, कुछ इसके सूत्र हैं जो ज्योतिषीय सूत्र हैं, वो लगाने पड़ते हैं। उसके बाद कुछ हद तक, मैं ये नहीं कहता कि हम 100% बता पाते हैं कि ज्योतिष के कारण ये व्यवसाय करेगा या अपनी नौकरी करेगा। दोनों में से अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, लेकिन फिर भी हम 60 to 70% तक केसेस में पहुंच जाते हैं कि ये आदमी अपना बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा। इसको देखने के लिए सबसे पहले लगना लॉर्ड, 10th हाउस, 10th लॉर्ड, उसके अलावा शनि और बुध, इन ग्रहों को देखना होता है। इनको देखकर एक आइडिया लगता है कि आप किस ओर को जा रहे हैं। इसके साथ नवमांश, दशमांश, होरा, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, इन चार्ट्स का भी एनालाइज करना होता है। उसके साथ साथ दशा का भी देखना जरूरी होता है। क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कोई लोग व्यवसाय करते हैं अपना, फिर उसके बाद वो छोड़ के नौकरी में आ जाते हैं। कई लोग आपने देखा होगा कि जो नौकरी करते हैं बाद में छोड़ के व्यवसाय में आ जाते हैं, है ना। तो दोनों ही तरह के आपको उदाहरण देखने को मिलते हैं। व्यवसाय करने वाले नौकरी में आ जाते हैं, नौकरी करने वाले व्यवसाय में आ जाते हैं अपने। तो इसके कारण क्या रहते हैं, सबसे पहले प्रोमिसेस कुंडली के, दूसरी बात है कुंडली में आने वाली दशाएं। दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं, दोनों को बड़े ध्यान से एनालाइज करना होता है। जैसे आपकी अच्छी, कई बार क्या होता है आपके नौकरी में इतनी ऊंचाव आ जाता है कि आपको देखते ही पता लगता है कि ये आदमी बहुत ऊंचा राइज करने वाला है। तो ये बड़ा टेक्निकल टर्म्स हो जाएंगी, इसे इतनी छोटी बात में नहीं बताया जा सकता, जैसे छोटा सा ये टाइम है इसमें आधे घंटे में, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि दोनों में। लेकिन एक बात आपने जो बताई कि नौकरी और बिजनेस, इसके अंदर अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद समझ में आता है। दूसरी बात इसमें कि आपका जो बैकग्राउंड है प्रॉपर, जो प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको जरूरी चाहिए ज्योतिष करने के लिए। आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी हैं, वो भी देखते हुए सब कुछ साथ साथ में ध्यान रखना चाहिए। प्रैक्टिकली सर आपका कहना है कि देश काल पात्र को जरूर कंसिडर करना चाहिए। देश काल पात्र कि आदमी की सिचुएशन क्या है और आदमी किस बैकग्राउंड से आ रहा है, पारिवारिक स्थिति कैसी है, पारिवारिक तो स्थिति बिजनेस कैसी की है, तरफ उसका रुझान ज्यादा रहेगा या नौकरी की तरफ ज्यादा रुझान रहेगा। नहीं परिस्थितियां उसे कैसा अलाउ कर रही हैं। जी, हाँ, वी डेफिनेटली एग्री। आपकी बात में बिल्कुल हम लोगों को काफी इसमें सपोर्ट मिल रहा है। और जो फील्ड ऑफ प्रोफेशन है जैसे आपने बताया, उसके लिए कुछ ग्रह और कुछ भाव और इस तरह की कुछ चीजों को कंसिडर करते हुए हॉरोस्कोप में वी कैन फाइंड आउट कि फील्ड ऑफ प्रोफेशन क्या रहेगा या उस तरह का फील्ड ऑफ प्रोफेशन के लिए ना सबसे पहले आप हमेशा लगना को देखिए। सबसे पहले ओके जी लगना जो है ना आपकी बेसिक रुचि को, बेसिक रुझान को, बेसिक इंक्लिनेशन को दिखा देता है। जी एक आदमी, जैसे मैं कई बार क्लास में भी बताता हूँ कि एक आदमी अगर स्विमर है बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा धावक नहीं हो सकता, बहुत अच्छा रेसिंग करने वाला नहीं हो सकता। दोनों की क्वालिटी कहाँ से आएगी, या एक आदमी सिंगर है, वो एक बहुत अच्छा स्विमर नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। जी
है ना, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन जितना अच्छा वो सिंगर हो सकता है उतना अच्छा स्विमिंग नहीं कर सकता या इतना अच्छा भाग नहीं सकता। तो वो क्वालिटी शुरू से ही लगना से ही शुरू हो जाती है। लगना से, थर्ड हाउस से, फिफ्थ हाउस से, नाइन्थ हाउस से, 10th हाउस से, 11th हाउस से। कुंडली के ना 6 भाव जो होते हैं, 1, 3, 5, 9, 10, 11, 6 भाव जो है सबसे इंपॉर्टेंट है व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने व्यवसाय को चुनने के लिए, अपने रुझान को अपने जीवन में अपनाने के लिए। ये 6 भाव सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ही सब प्रेडिक्शंस की जाती है। इसके साथ साथ इनके लॉर्ड्स और इनमें बैठे हुए ग्रह और इनके साथ संबंध बनाते हुए ग्रह, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद नवमांश में इनका क्या स्थिति है, कितना ऊंचा जाएगा अपने प्रोफेशन के अंदर, और दशमांश में क्या स्थिति है। इन सबको देखते हुए ही व्यक्ति के जीवन में हम बता पाते हैं कि किस तरफ के व्यवसाय में जाने की इसकी रुझान बन रहे हैं। हाईली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सर, दीज आर द बेसिक सूत्र सर, आपने बिल्कुल एक्सप्लेन किए, इट्स वेरी गुड। इसके साथ ही सर कैसे इसमें हॉरोस्कोप में ये कैसे चेक किया जा सकता है कि उसका प्रोफेशन या प्रोफेशनल लाइफ या प्रोफेशन कैरियर शुरू कब होगा? अच्छा, देखो इसके पीछे ना पूर्व समय में और आज के समय में बड़ा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना, जैसे उनकी परिस्थितियां को देखते हुए जी। देश काल पात्र ज्योतिष में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम्म। तो इसलिए हमें इसे बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब किसी परिवार में बच्चे की परिस्थिति ऐसी है कि उसे 17 साल या 18 साल में काम करना शुरू करना पड़ता है ना। सबसे पहले उसकी कंडीशंस देखो, फिर उसके बाद देखो कि उसकी दशाएं कैसी चल रही हैं। अगर दशाएं अर्निंग के लिए सुटेबल है, साथ दे रही हैं, तो वो कुछ ना कुछ अर्निंग करना शुरू कर देगा। कई बार क्या होता है, कुछ फैमिलीज के अंदर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसकी दशा अर्निंग की आ जाती है और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बना रही होती है, तब वो पढ़ते समय भी कुछ ना कुछ कर सकता है साथ में, और कुछ ना कुछ अर्निंग शुरू हो जाती है। कई बार नॉर्मल अर्निंग की सिचुएशन आ रही है, तब वो कर नहीं पाता इतना ज्यादा, क्योंकि उसको फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, तो वो उस समय करता नहीं है कुछ ज्यादा प्रयास। थैंक यू सर, दिस इज अगेन आई मीन योर एवरी पॉइंट जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब ये हमको रिमाइंड करा रहा है कि आपने क्लासेस में हमको जो सब कुछ पढ़ाया है उसकी वो मतलब दे आर जैसे कहना चाहिए कि बिल्कुल सटीक सूत्र है। और सर इसी के साथ जैसे प्रोफेशन, आदमी का प्रोफेशन हम लोगों ने जज कर लिया है कब उसका प्रोफेशन शुरू होगा, फिर अब प्रोफेशन में उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर आता है। क्या ये भी हम हॉरोस्कोप से इवेलुएट कर सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, वो अच्छा करेगा या उसका कब उसका ऊंच नीच या उतार चढ़ाव आएगा उसके प्रोफेशन में? हाँ बिल्कुल पता लगता है ये वाली बात। जैसे मेरे पास 3, 4, 5 साल पहले मेरे एक मित्र के माध्यम से एक किसी व्यक्ति की कुंडली आई, तो मैंने कहा इस व्यक्ति का मेरे को लगता है बहुत बड़ा आदमी बनने जा रहा है, जल्दी इसकी दशा अच्छी शुरू हो रही है। तो मैंने उसके बाद छोड़ दिया, 1-2 बार ही कंसल्ट किया उसने, फिर दोबारा बात बंद हो गई। अब मेरे को पिछले महीने वो व्यक्ति मेरे से मिलने के लिए आए, उन्होंने बताया जिसके बारे में आपने बताया था वो आज कम से कम नहीं तो 300-400 करोड़ का आदमी बन गया कुछ कुछ ही सालों में, 3-4 साल के अंदर अंदर ही। तो ये उसकी कुंडली में उसके प्रोमिसेस को देखते हुए, देखो आप कुंडली में ना छोटी छोटी बात बताता हूँ। कुंडली में अगर लगना लॉर्ड अच्छा हो, थर्ड लॉर्ड अच्छा हो, 9th लॉर्ड अच्छा हो, 11th लॉर्ड अच्छा हो, 10th और 5th लॉर्ड भी अच्छे हो, मतलब अच्छे का मतलब है रिलेशंस बनाते हो, एक दूसरे का अच्छे संबंध बनाते हो, शुभ ग्रहों का साथ हो, इन हाउसेज में अच्छे ग्रह बैठे हो और दशाएं अनुकूल मिल जाए, तो व्यक्ति जीवन में उसकी उन्नति हो जाती है और अच्छी दशा मिल जाए जिससे ही। तो उस व्यक्ति की कुंडली में अच्छी दशा आ गई तो उसने पैसा कमा लिया और नाम भी हो गया, इस समय बहुत बड़ी कंपनी रन कर रहा है, इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पर आ गया वो व्यक्ति। तो ऐसे ही मेरे बहुत सारे ऐसे जानकार हैं जिन्होंने ऐसे बहुत राइज किया, जिनकी कुंडली में प्रोमिसेस थे। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अच्छी दशा आने वाली है, उसको रीचेक करो नवमांश से, दशमांश से, साथ में अपना जेमिनी जो पद्धति है उसके द्वारा देख लो आत्मकारक अमात्य कारक इनकी स्थितियां कैसी हैं और चर दशा में कौन सी दशा आ रही है। अगर रिलेशन बन रहे हैं अमात्य कारक से संबंधित कोई दशाओं का, या अमात्य कारक बहुत अच्छा हो रहा है उस दशा में,
उससे संबंधित बन रहा है तो भी आपको लाइफ में राइज होने का समय आ गया। इसके अलावा एक चीज बड़ा छोटा सा बिंदु है, हम उसे यूज करते हैं, इंदु लग्न। इंदु लग्न बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है। अगर इंदु लग्न अच्छे भावों से संबंध बना रहा है और उसी की दशा आ जाए तो एकदम व्यक्ति के जीवन में राइज आ जाता है। इसके अलावा जेमिनी पद्धति से मैंने क्लास में कई बार बताया कि आत्मकारक, अमात्य कारक, है ना, आत्मकारक, दाराकारक, आत्मकारक, भ्रातृकारक, इनके संबंध होने पर भी कई बार बहुत ज्यादा राइज आता है। और जैसे चंद्रमा को बहुत सारे जेमिनी पद्धति से बहुत सारे ग्रह देखते हैं तब भी लाइफ में बहुत उन्नति होती है। ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको सबको कलेक्टिव रूप से लगाने पर आपको अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। और जिनकी कुंडलियों में ये सब संबंध बन रहे होते हैं वो जीवन में अपने मतलब अपेक्षा से ज्यादा राइज करते हैं। सर एक छोटी सी चीज मैं इसमें पूछना चाहूंगा सर, साथ आज में की जो डिस्कशन हम लोगों की हो रही है, मैं आई होप ये जितने ज्योतिष सीखने वाले हैं या जो नई शुरुआत कर रहे हैं या ज्योतिष जानते भी हैं, उनके लिए ये वीडियो अपने आप में एक सूत्र का वीडियो बनने जा रहा है। तो कृपया इस पे जरा ध्यान दें। और तरुण जी अब आप पूछे सवाल। सर आपके पास कुछ क्वेरी? सर अभी हम जैसे दशाओं की बात कर रहे थे, हमने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन सीखी। आपको एक चीज मेरे को पूछी थी, अगर इसमें फेवरेबल ट्रांजिट ना आए तो वो कितना रोल प्ले करता है उनके रिजल्ट्स को थोड़ा सा कम इफेक्ट आने के लिए या डेटोरेट करने के लिए, या फेवरेबल ट्रांजिट और कितना बूस्ट करता है इस चीज को? जब हम ज्योतिष पढ़ना शुरू हुए थे तो शुरू में ही जब हम राव सर के पास पहुंचे तो उन्होंने गोचर के बारे में एक बात कही कि अगर तुम गोचर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो तो तुम अपना ज्योतिष खराब कर लोगे, है ना। तो ज्योतिष के ऊपर डिपेंडेंट मत हो, और ज्योतिष में गोचर के ऊपर डिपेंडेंट मत हो। तो अपने ज्योतिष को अच्छा करने के लिए गोचर को हेल्पिंग टूल की तरह यूज करो। कई बार क्या होता है, लोग ना खाली गोचर को ही सब कुछ मान लेते हैं। तो गोचर को सब कुछ मानना कर अपने ज्योतिष में अपनी कुंडली में प्रोमिसेस और कुंडली में दशाओं को देखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक बात है सर, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है कि सबके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। गोचर को यूज करो लेकिन हेल्पिंग टूल की तरह यूज करो कि अगर आपकी कुंडली में प्रोमिसेस अच्छे हैं, दशाएं अच्छी हैं और गोचर फेवरेबल हो गया तो आपको बहुत ज्यादा राइज मिलेगा। अगर गोचर थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, तब भी आपको ऐसा नहीं है कि छोड़ जाएंगी वो चीजें, आपको दशा अंतर्दशा जरूर फल देंगी। बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत लोग इस चीज को प्रैक्टिस भी करते हैं, मानते भी हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए बहुत यूजफुल रहेगी और बहुत अच्छे तरीके से वो एनालिसिस कर पाएंगे इसके साथ में। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत थैंक्स इस इन्फॉर्मेशन के लिए। अब सर जैसे अभी हमारा 2022 स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक प्लेसमेंट है, जुपिटर की अपने ओन साइन में, सैटर्न की अपने ओन साइन में जा रही है। तो सर ये किस तरीके से प्रभावित करेगा इंडिया में प्रोफेशंस को, इंडस्ट्री को? बहुत सारे वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं। एक होता है सामुदायिक रूप से ग्रहों का प्रभावित करना, एक होता है इंडिविजुअल की हॉरोस्कोप। दोनों बातें अलग अलग है। अगर हम सामुदायिक रूप से देखें तो भारत में इस समय उन्नति की तरफ बढ़ने के रास्ते खुल रहे हैं। अभी जो भारत की दशाएं हैं, 2025 के बाद भारत में जो है इंडस्ट्रियल बूम आएगा, है ना। तो मैं काफी सालों से ये कह रहा हूँ, और 2022 के बाद उसका शुरू हो जाएगा सब कुछ। लेकिन अगर इंडिविजुअल की हॉरोस्कोप अच्छी है तो वो उस राइज में शामिल हो जाएगा। अगर इंडिविजुअल की हॉरोस्कोप इतनी अच्छी नहीं है तो वो उसका फायदा नहीं उठा पाएगा। तो ये हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी व्यक्तिगत कुंडली के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी कुंडली में कितना बल है। आपने देखा हो कई बार बहुत अच्छा समय चल रहा होता है, पूरी दुनिया में सब अच्छा कमा रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते। और कई बार ऐसा होता है कि पूरी दुनिया में बिल्कुल खराब समय चल रहा है, जैसे कोविड में भी लोगों के बिजनेस अफेक्ट हुए काफी ज्यादा, लेकिन कुछ लोग मेरे पास ऐसे आए उस समय में जिन्होंने कई गुना पैसा को किया उस समय, है ना। तो आपने ये सब भी देखा। तो ये सब हुआ है और होता रहता है, क्योंकि आपकी पर्सनल अपनी हॉरोस्कोप में क्या प्रोमिसेस बन रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है सर, थैंक्स। एक और सर, बहुत लोग एक चीज के लिए जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी कुछ राशियां हैं जिनके लिए कुछ अच्छा प्रभाव रहेगा इस साल में, कुछ ऐसे लग्नास जिनके लिए अच्छा प्रभाव रहेगा प्रोफेशनल वाइज। हम कुछ इसको जनरलाइज वे में कह सकते हैं कि जनरलाइज वे में ज्योतिष ना जनरलाइज है ही नहीं। हाँ जी।
कुछ लोग ना हमेशा टीवी पर मैंने देखा है कुछ ज्योतिषी आकर सिर्फ लोगों को 12 भागों में विभाजित करके राशियों के बारे में बता देते हैं, लेकिन ये गलत है। ज्योतिष जो है बड़ा ही गहरा और सूक्ष्म विज्ञान है। इसके आधार पर हम सभी व्यक्तियों को अलग 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 रूप में बांट देते हैं। हर एक व्यक्ति, यहाँ तक कि दो जुड़वा भाई बहन भी या दो जुड़वा भाई भी, अलग अलग कुंडली, एक ही तरह की कुंडली होने पर, त्रिशांश अलग होने पर ही व्यक्ति का जीवन अलग अलग हो जाता है कई बार। तो इतना सूक्ष्म रूप से जब हम एनालाइज कर सकते हैं तो हमें ये कहने का अधिकार ही नहीं है कि इनको ऐसे बड़े रूप में देखा जाए। सही कह रहे हैं सर आप, क्योंकि बहुत सारे लोग इस थिंकिंग के साथ अपने एनालिसिस करते हैं, इस थिंकिंग पे अपना उनका बहुत एक मेजर एस्पेक्ट रहता है अपनी कोई भी एनालिसिस देने का, प्रेडिक्शन देने का। तो ये नॉलेज सबके लिए एक आई ओपनर है, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल एक नॉलेज होने वाली है साथ में। आपको इसके लिए थैंक्स। दूसरा सर, मैं आपसे एक और चीज पूछ रहा था साथ में इसमें कि आप जैसे, आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, आप बहुत चार्ट्स देख चुके हैं प्रोफेशन के लिए, आप एक परफेक्शनिस्ट, मैं आपको आज कहना चाहूंगा। तो ऐसे कुछ की पॉइंट्स हो, कोई ऐसे एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जो हम जिनको देख के एक शॉर्टकट्स की तरह यूज कर सकें या उनसे हम क्वाइट अच्छे रिजल्ट्स निकाल सके सर साथ में? देखो, आपको किसी भी चीज में परफेक्शन के लिए ना सबसे पहला की पॉइंट पता क्या है? आपका मन शांत होना चाहिए। अगर आपका मन शांत नहीं है तो आप किसी भी चीज में परफेक्शन नहीं हासिल कर सकते। ठीक है, सबसे पहले आपके अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, आपका मन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका मन शांत रहेगा तो आपको किसी भी चीज में गहराई भी, किसी भी विषय में गहराई में जाने के लिए आप सक्षम हो पाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आता है। कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो पहले अपने मन पर काम करो। दूसरी बात, जैसे प्रोफेशन की बात है, तो अधिकतर क्या होता है, आप पढ़ते हो लेकिन पढ़ते के बाद एक्सपीरियंस नहीं होता। एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? आपको बार बार चार्ट एनालाइज करने पर, ज्यादा से ज्यादा चार्ट्स देखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से डिस्कस करो, उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में जानो, है ना। वहां से आपको एक्सपीरियंस आना शुरू होता है। परफेक्शन आता ही वहीं से है। और फिर कुंडलियों को देखते देखते कुछ चीजों को एनालाइज करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लगना लॉर्ड, अगर कुंडली की बात करें तो। फिर उसके बाद 9th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, क्योंकि 9th जो है ना आपका प्रारब्ध है और दशम आपके कर्म है। इसे भाग्य भी कहते हैं 9th को। प्रारब्ध जो आपका है ना, वो भाग्य जो है वो आपको क्या देने वाला है। और इसके अलावा 10th है जो आपके कर्म, उस तरफ कितने आपके जो भाग्य मिला है उसकी तरफ कर्म आप कितने करने के लिए तैयार हो रहे हो। और सबसे पहले उस कर्म को करने के लिए आपका 3rd हाउस है। 3rd हाउस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस कर्म को करने के लिए आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हो। अगर आप एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे तो आप कभी भी परफेक्शनिस्ट नहीं बन सकते। तो आपकी मेहनत, आपके भाग्य, आपके कर्म, ये तीनों चीजें मिलाकर ही आपके जीवन में परफेक्शन आ सकता है। लेकिन फिर मैं बार बार वही बात कहूंगा कि आपका मन शांत होगा तभी ये सब कुछ कर पाओगे। बिल्कुल सर, मैं पूरा सहमत हूँ आपकी बात से। सर, एक ना बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं और उनको अपने वर्थ रिलेटेड सैलरी या रिटर्न्स नहीं मिलते। इसके सर क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्या इसके रीजंस बन सकते हैं स्पेसिफिक चार्ट के अंदर? कुंडली में प्रॉमिस, दूसरी बताएं बात है अच्छी दशाएं ना मिल पाना। हम्म। आपके प्रोमिसेस तो अच्छे हैं लेकिन दशा नहीं अच्छी मिल पाई, या आपके प्रोमिसेस खराब है, दशाएं अच्छी आके निकल गई, कुछ फायदा नहीं हुआ। आपकी कुंडली में प्रोमिसेस कैसे हैं और दशाएं कैसी मिल रही हैं, ये दोनों बातें सर, उससे यंगस्टर्स का बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहता है, पेरेंट्स का भी और इंडिविजुअल्स का भी, कि while they are studying, they are going for professional studies, तो किस लाइन ऑफ डायरेक्शन में या प्रोफेशनल किस तरह की स्टडी उनको करनी चाहिए so that that becomes their profession in future, उसके ये बारे में जरा बताएं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये वाला, और बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के युग में। क्या हो रहा है, आपको सबसे पहले ना आजकल बच्चों को बचपन से ही गाइड करना चाहिए कि उनको किस एजुकेशन स्ट्रीम में जाना चाहिए। तो प्रोफेशनल बनने के लिए या काम करने के लिए उसकी कुंडली से ना हमें देखकर समझ में आना चाहिए कि उसको किस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। उसको साइंस लेनी चाहिए, टेक्निकल पढ़ना चाहिए, नॉन टेक्निकल पढ़ना चाहिए, सेमी टेक्निकल पढ़ना चाहिए, किस तरह की फील्ड्स में जाना चाहिए। जैसे मैं हमेशा पढ़ाते समय भी ये वाली बात को इम्पोर्टेंस देता हूँ और पढ़ाता भी ये वाली बात जरूर हूँ कि आपको अपनी लाइन ऑफ स्ट्रीम क्या रखनी है ना।
तो अगर आपको टेक्निकल में लेना है, टेक्निकल में भी कॉमर्स से रिलेटेड टेक्निकल लेना है, साइंस से रिलेटेड टेक्निकल लेना है, कैसा लेना है ना, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। मेरे पास एक कुंडली आई बहुत साल पहले, तो वो बच्चा उस समय ट्वेल्थ पास करके पीएमटी की तैयारी कर रहा था। तो मैंने उसकी कुंडली देखी, तो उसकी मदर कहने लगी ये ना पीएमटी की तैयारी कर रहा है। मैंने कहा हो जाएगा, लेकिन ये डॉक्टरी करेगा नहीं। पीएमटी तो क्लियर कर जाएगा, लेकिन डॉक्टरी करेगा नहीं, डॉक्टरी छोड़ देगा। उसके बाद ये इंजीनियरिंग के लिए जाएगा। तो कहते ये कैसे हो सकता है, कहते ये तो पूरी तैयारी कर रहा है। मैंने कहा चलो देखते हैं। समय आया, 2-3 साल बीते, वो मेडिकल क्लियर करके तो उसमें सेकंड ईयर में आ गया। फिर कहता मेरे को डॉक्टर बनना ही नहीं है। तो उसकी मदर का फोन आया मेरे पास, कहती मैं सर आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा आ जाओ। तो मेरे से मिले, तो मैंने कहा ये तो मैंने आपसे पहले ही कहा था इंजीनियरिंग करेगा बाद में छोड़कर। मैंने आपसे पहले कहा था अगर आप इसे उसी में डाल दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अब उसने 2 साल खराब किए। ऐसे ही एक और बच्चा आया, उसकी मदर ने मेरे से पूछा, मैंने कहा ये तो साइंस छोड़ के ये कॉमर्स में जाएगा। तो शुरू में लोग क्या होता है, उन्हें इतना ट्रस्ट नहीं आता इन चीजों के ऊपर। तो फिर उसने छोड़ दिया। उसके बाद एसआरसी 12th तक उसने साइंस लिया, फिर उसके बाद एसआरसीसी में एडमिशन ले लिया। तो अब देखो बिल्कुल उसने साइंस छोड़ के कॉमर्स में आ गया। अब एमबीए की तैयारी कर रहे हो। तो मतलब आपको ये अगर शुरू में समझ में आ जाए कि व्यक्ति के लिए कौन सा सब्जेक्ट सुटेबल है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़कर वो आगे बढ़ सकता है, तो आपको उसी लाइन में उसे घुसा देना चाहिए, उसी लाइन से उसे फायदा होगा। तो ये आपको उसके पंचम भाव, पंचमेश, लग्नेश, चतुर्थ भाव, इन सब को देखकर आपको आइडिया लगेगा कि उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। जो एजुकेशन होनी चाहिए, फिर उसके प्रोफेशन के क्या रिलेशंस बन रहे हैं एजुकेशन के साथ, उसको कनेक्ट करते हुए आपको उसको आगे डायरेक्शन देकर आगे बढ़ाना चाहिए। एक छोटा सा सवाल और था जो कि बेसिकली जो ज्योतिष सीख रहे हैं, खासकर मैं उनके लिए आपसे इनपुट लेना चाहूंगा कि जैसे राव साहब बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं कि D1 जो कि नेटल चार्ट होता है, जो बेसिक जन्म पत्री होती है, उसके अलावा डिविजनल चार्ट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा कहते हैं राव साहब, और हमें उसको ज्यादा देखकर इन डेप्थ प्रिडिक्शन के लिए उसके ऊपर कैलकुलेशन एंड स्टडी जरूर करना चाहिए। थोड़ा इस बारे में कुछ बताएं सर, जो डिविजनल चार्ट्स हैं उनकी वैल्यूएशन कितनी है और कितना जरूरी है उनको कंसिडर करना। देखो कितनी वैल्यू है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कई बार तो आप जैसे मैंने आपको बताया कि मैं होरा चार्ट को देखता हूँ, वर्ग चार्ट की बात कर रहे थे हम, दशमांश को देखता हूँ, नवमांश को देखता हूँ। बिना वर्ग चार्ट के आप आधी अधूरी कहानी कह पाएंगे। ठीक है, किसी के जीवन को अगर सही तरीके से एनालाइज करना है तो उसके वर्ग चार्ट को देखकर ही आप सही डायरेक्शन में पहुंच पाओगे। लेकिन वर्ग चार्ट बनाने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको बर्थ टाइम वेरिफिकेशन करना आना चाहिए, है ना। नॉर्मली क्या होता है, सभी लोगों का जो समय होता है उसमें अशुद्धि होती है, जो जन्म समय होता क्या है, जैसे आप मान लो 5:15 पर पैदा हुए, आपका समय है शाम के 5:15। लेकिन क्या डॉक्टर इस चीज को सही ढंग से नोट करता है? क्या मदर फादर देख पाते हैं? नहीं देख पाते। तो हमेशा ही हर जो बर्थ का टाइम होता है उसमें करेक्शन की आवश्यकता होती है। तो कुछ उसकी लाइफ के फैक्ट्स को लेकर आपको उसके साथ बैठो, आधा घंटा लगाओ, 15 मिनट लगाओ, उसके साथ बात करो। कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी उसके, जैसे मैंने एजुकेशन के सब्जेक्ट्स बताए आपको, उससे देख सकते हो, उसका फैमिली बैकग्राउंड देख सकते हो, उसके ब्रदर सिस्टर देख सकते हो, जो रियल फैक्ट्स है उनको देखकर आपको आइडिया लगेगा कि इनका बर्थ टाइम करेक्शन में कितना, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कितने मिनट का डिफरेंस आ रहा है। उसको दशा से कोरिलेट करो, लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स लेकर उसके साथ कनेक्ट करते जाओ। उसके बाद वर्क चार्ट बनाओ, उसमें एक्यूरेसी आती है और व्यक्ति आगे तक पहुंच पाता है। और वर्क चार्ट के बिना किसी भी बात को कहना मेरे अनुसार तो असंभव है, मैं नहीं कह सकता। वेरी सर हाईली वैल्यूएबल पॉइंट्स, मैं रियली अप्रिशिएटेड सर। आपने जो आज चीजें बताई हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने आप में एक सूत्र बन के लोगों के लिए काम आएगी। मैं बाकी रिक्वेस्ट करूंगा राजदीप जी और तरुण जी, आप कुछ डिस्कस करें। सर एक चीज मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, जैसे केवल 12 राशियां हैं हमारे, जो भाचक्र है या जो हमारा सिस्टम है,
उसके बाद जो 12 राशियां हैं वो कंट्रोल हैं 27 नक्षत्र से। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नक्षत्र का रोल जो प्रोफेशन में या शिक्षा में या पैसे कमाने में कितना इंपॉर्टेंट है? 12 राशियां तो डिवाइड हो गई। देखो, सबसे पता है बड़ी बात क्या है, 12 राशियां जो प्रोफेशन के लिए ना, जो चीजें देखनी चाहिए, तो राशि, एक भाव, एक ग्रह। जो चौथी चीज आपने बात की, नक्षत्र, बिना नक्षत्र के हम पहुंच नहीं पाते कहीं पर भी। लेकिन क्या सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि नक्षत्र में कोई विशेष रूप से कोई चीजें मिल नहीं पाती है, कहीं पर भी इतना उपलब्धता नहीं है, या तो ये विद्या पूरी तरह से लुप्त थी, है ना, तो इसलिए इसके बहुत सारे सूत्र खो गए। नक्षत्रों की गहराई तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीजें अधूरी अधूरी हैं। इसके ऊपर काम किया जा रहा है, हमारे भारतीय विद्या भवन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, धीरे धीरे बहुत सारी नई नई रिसर्चेज हो रही हैं, जिसके माध्यम से यहाँ तक पहुंचा जा रहा है। लेकिन अभी तक नक्षत्र के खाली पॉइंट को लेते हुए कुछ कहना बहुत गलत बात होगी, क्योंकि इतनी ज्यादा गहराई से हम विषयों को अभी जानते नहीं है। हम धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं, शायद आने वाले कुछ समय में इसके ऊपर ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाए। लेकिन मुख्य रूप से हमें ग्रह, भाव और राशियों को ध्यान देना चाहिए प्रोफेशन के लिए। ठीक सर, बिल्कुल ठीक है सर। इसमें एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा सभी लोगों के लिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक पॉइंट है। आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो बहुत सारे ज्योतिष जानने बताने वाले हैं, वो क्या करते हैं, शॉर्ट के लिए कोई जेमस्टोन सजेस्ट कर देते हैं। आपका भी एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है जेमस्टोन में, तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि जेमस्टोन जो है वो कितना पावरफुल है ज्योतिषीय माध्यम को या किसी चीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए या उसको निकालने के लिए या पावर देने के लिए। देखो, कुछ लोग ना जेमस्टोन्स के बारे में गलत तरीके से स्प्रेड करते हैं बातें। वो ये कहते हैं कि ये वाला रत्न पहन लो, आपका जीवन बदल जाएगा, आपको इतनी प्रोफेशन में उन्नति मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ग्रह, जो आपका ग्रह वीक है, उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उससे क्या होता है, आपके विवेक को और आपकी बुद्धि को उन्नति मिल सकती है। आप उसे अपने प्रोफेशन में लगाओ नहीं लगाओ, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी लाइकिंग है, और आपकी दशाएं भी इम्पोर्टेंट है ना। कि आपके जीवन में अगर व्यवसाय की मतलब उन्नति है ही नहीं आपके जीवन में, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके अंदर। स्टोन पहनने से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो, अपने डायरेक्शंस को अच्छा कर सकते हो, अपने माइंड को ज्यादा अच्छा कर सकते हो। ध्यान लगाने के लिए आपको वो ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। अपनी ठीक बात लाइफ है को सर। अच्छा बनाने के लिए वो चीजें यूज कर सकते हो। सर एक चीज मैं और फाइनल पूछना चाहूंगा यहाँ पर। बहुत सारे लोग हमें ऐसे देखने में आते हैं जो नौकरी भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, उसके साथ साथ कुछ और कंसल्टेशन टाइप का काम भी करते हैं। हम्म, जैसे 10th हाउस का जैसे आपने यहाँ वर्णन किया, 10th हाउस के बारे में आपने काफी सपोर्टिव यहाँ वो हमें एविडेंस बताए कि किस प्रकार होता है। जैसे 10th हाउस का संबंध ऐसे कौन से भाव या ग्रह से बने कि जिससे एक व्यक्ति एक से ज्यादा सोर्स ऑफ अर्निंग कर सकता है, या वो मतलब व्यक्ति तो सबके पास ही 24 घंटे का टाइम होता है, हमारे पास तो कोई 25 घंटे तो लेके आता नहीं है जीवन में, लेकिन वही 24 घंटे किसी व्यक्ति के लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो दूसरों के लिए उदाहरण बनता है, व्यवसाय में हो चाहे अपने स्टेटस में हो। और उसी प्रकार वही 24 घंटे एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो उसको लगता है कि मेरे पास तो समय की बड़ी मर्यादा है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि दो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग जिसको कहा जाता है प्रोफेशन में, उसका डेफिनेशन क्या है? देखो, पहले तो एक तो 10th हाउस जो आपने बात की वो स्ट्रांग होना चाहिए, कि वो व्यक्ति कर्मशील होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसके 2nd हाउस और 11th हाउस बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, और वो हर तरफ हर समय उसी के लिए काम करता रहे। अगर धन की बात करते हो तो केवल मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग की बात करते हो तो उसके 2nd और 11th हाउस स्ट्रांग होने चाहिए। और अगर आप खाली बात करते हो कि व्यक्ति कर्मशील हो, तो बहुत सारे समाज सेवी भी ऐसे होते हैं जिनका 10th हाउस बहुत अच्छा होता है, लेकिन 2nd और 11th हाउस नहीं अच्छे होते। वो बहुत सारे मल्टीपल काम करते हैं और पूरे 24 घंटे बिजी रहते हैं। तो जब भी आपने जब भी देखना है कि उससे आय उसको अलग अलग सोर्सेज से हो रही है, तो उसके 2nd हाउस 11th हाउस में जितने ज्यादा प्लैनेट्स होंगे, उतना ही उसकी डिफरेंट तरीके के ग्रहों के कारण अलग अलग तरीके की इनकम आने की संभावना रहती है। बहुत बहुत ठीक है सर, बहुत ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और
मैं अपनी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शर्मा जी की तरफ से और तरुण जी की तरफ से भी। आपने इतना समय हमें दिया और ऐसे सेशंस हम लोग जारी रखेंगे और इसमें आपका सहयोग हमें हमेशा चाहिए होगा। और इस चीज के लिए भी धन्यवाद, आपने बड़े कम समय में प्रोफेशन जैसे टिपिकल और बहुत मुश्किल विषय को बड़े कम शब्दों में वर्णन करके हमें बताया, जो सबके लिए लाभकारी होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू सो थैंक यू मच वेरी सर। मच सर। मैं एक थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। मैं चूंकि राजदीप जी और तरुण जी के सहयोग से हम इस तरह का कुछ प्रयास कर रहे हैं और तरह तरह के ज्योतिष से रिलेटेड वीडियोस बनाकर और उनको मतलब पोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास कि इस तरह के डिजिटलाइज वीडियोस की शेप में एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप लोग जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये करते रहें। तो आप जैसे गुणी अपने हम आचार्यों से हम इस तरह की नॉलेज लेकर उसे डिजिटलाइज शेप में अपने डिस्कशन के द्वारा प्रस्तुत करने की कोशिश करते रहेंगे और आशा करते हैं कि फ्यूचर में लोगों को पसंद आएगा और लोगों को नॉलेज मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके थैंक यू साथ है वेरी हमेशा। मच। मेरी जी। शुभकामनाएं आपके साथ है। आप ऐसे ही कार्यक्रम करते रहे, लोगों तक अच्छी बातें अच्छे माध्यम से पहुंचे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और थैंक लोगों यू के वेरी मन मच में सर। थैंक यू जागरूकता वेरी है, मच। लोगों के मन में जागरूकता है, ज्योतिष के प्रति अंधविश्वास खत्म हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सर मैं एक और बात कहना चाहूंगा, हमारे जो मासेस हैं, जो मैक्सिमम लोगों को इस ज्ञान से फायदा पहुंचे, हम यही चीज चाहते हैं। एक सर साथ में मैं और एक चीज पूछना चाहता था कि कोई ऐसे जनरल सात्विक रेमेडीज होती हैं, कोई किसी को प्रोफेशन के लिए प्रॉब्लम है, कोई मंत्र का जाप, कोई जनरल रेमेडीज कर लें जिसको थोड़ा रिलीफ आए। पैंडेमिक में बहुत लोगों ने अपनी जॉब्स खोई हैं, बिजनेसेस खोए हैं, तो उनके बेटरमेंट के लिए या उनको हम क्या ऐसा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो उनको रिलीफ मिले थोड़ा सा, या उनका थोड़ा बेटरमेंट में आए। हमें राव सर ने एक बात सिखाई कि विष्णु सहस्त्रनाम करो, और उन्होंने खुद अपने पास बिठा बिठा के कराया। तो हमें तो सिर्फ यही बात समझ में आती है कि और हमने अपने जीवन में उसके कारण चमत्कार देखे। तो इसलिए मैं सब लोगों से ये कहता हूँ, जो भी सात्विक मंत्र है उनका जप करो, है ना। नहीं तो स्तोत्र पाठ करो, विष्णु सहस्त्रनाम करो, गोपाल सहस्त्रनाम करो, दुर्गा सहस्त्रनाम करो, शिव सहस्त्रनाम करो, कोई भी सहस्त्रनाम को पकड़ लो। गीता का पाठ रोज करो, है ना। ये करने से धीरे 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 आपके जीवन में आने वाले संकट अपने आप कम होते जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर धन की थोड़ी सी लालसा है, लालसा का मतलब जरूरत है, लालसा तो फिर सबको ही रहती है, तो श्री सूक्तम का पाठ करो या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करो। ये करने से आपके धन में धीरे 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 वृद्धि होना शुरू हो जाती है, आपके आर्थिक संकट खत्म होना शुरू हो जाते हैं। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सो सर। थैंक बहुत यू बहुत सो मच धन्यवाद सर। सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। सर। थैंक यू। नमस्कार।